द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पुनः अपनी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के मध्य उपस्थित हुए हैं, जिसमें सुपर टेट के 150 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। ठीक, तो चलिए, और सारे पोर्शन को हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। तो पहला पोर्शन जो हमारा है हिंदी है, तो हिंदी के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न जो है वो है, जरठ और जठर का सही युग्म शब्द वाला अर्थ बताना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो चलिए, जरठ और जठर क्या होता है? तो जरठ मतलब होता है बूढ़ा और जठर का मतलब होता है पेट। ठीक, तो देखते हैं बूढ़ा और पेट कहाँ है। तो यहाँ पे पेट और बूढ़ा है, तो यानी कि उल्टा लिखा गया है, तो ये नहीं होगा। पैर गर्मी ये भी नहीं होगा, युवा पैर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है बूढ़ा और पेट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यण संधि का जो उदाहरण नहीं है वो आपका स्वांग, ऑप्शन नंबर जो है ये डी सही हो जाएगा। स्वांग शब्द जो है ये क्या कहते हैं, यण संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों जो है वो यण संधि के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो इसका उच्चारण का जो संधि विच्छेद सही है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि उत्धन चारण बिल्कुल सही होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रघुपत शब्द जो है वो हमारा कौन से समास के अंतर्गत आएगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो सही होता है वो आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये आ जाएगा, रघुपति। ठीक, इसी के साथ अगले में पूछा जा रहा है कि स्त्री और पुरुष जो शब्द हैं ये किस समास के अंतर्गत आएंगे? अव्ययी भाव, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे? बताइए कमेंट करके कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें भी द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि स्त्री पुरुष के प्रयुक्त समास हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में जो लाइन लिखी गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोय। तो इस पंक्ति में रस बताना है, कौन सा रस है? तो इस पंक्ति का जो रस हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस इसमें शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनि चल रेणु तन, मंडित दुख तुधि लेप किए। तो इस ऑप्शन इसमें जो है समास इसमें भी पूछा जा रहा है। तो इसमें जो समास हो जाएगा वो वात्सल्य समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और फटाफट इजी प्रश्न है, तो फटाफट करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके अपने उत्तर को फटाफट देते रहेंगे। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इसमें ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। और ऋग वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। चौपाई छंद जो है ये आपका प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है चौपाई छंद में? तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विपरीत का अर्थ बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो विपरीत कहें या विलोम कहें, बात ही की है। तो इसका तात्पर्य है विलोम शब्द से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ आचार का विलोम शब्द क्या है? आचार का विलोम शब्द बताना है। अनाचार या अनाचार या अत्याचार या विचार? बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा। तो इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो अनाचार सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। मीन का तात्पर्य मछली से है, तो मछली या मत्स्य एक ही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो समूह कौन सा है? ए वाला होगा सही, बी या सी, डी? कौन सा सही होगा कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि माधवा, पुरंदर, सचिपति या वासव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कपूर शब्द का कौन सा शब्द है? कपूर जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊष्म जो महाप्राण वर्ण है ये कौन सा वर्ण है। तो आपको हम बताते हैं कि इसमें जो ये छोटा वाला सा है और ये जो खष्टी सा है, ठीक, और ये जो बड़ा सा है और एक शब्द हा है, ये चारों शब्द उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो उष्ण व्यंजन में ये आ जाएगा, बाकी तीनों तो है नहीं, तो ये हो गया, तो ये महाप्राण भी हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहले ये पंक्ति जो है इसको पढ़ते हैं। पूछो किसी भाग्यवादी से यह विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो चलिए देखते हैं। कविता के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। तो इसमें जो होता वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो हुआ है वो आपका ए ऑप्शन रतन शब्द जो है इसी को जो है बदलते हुए रूप का ये प्रयुक्त हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वसुधा का समानार्थी शब्द है। तो वसुधा का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो आपका वसुंधरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट है प्रा जो उपसर्ग प्रा शब्द जो है इससे उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह कौन से हैं। तो इसमें प्रा से प्रभाव हो जाएगा, ठीक, परदेश हो जाएगा और प्रपत्र हो जाएगा, ठीक। भाव से प्रा, ये जो उपसर्ग लगा ये भी देखना है प्रा में, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। तो कवि ने जो खंडन किया है वो भाग्यवाद का खंडन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये पंक्ति के सारे प्रश्नों को जो है हल कर रहे हैं हम लोग, जो ऊपर पंक्ति को पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, और 20 प्रश्न जो है हमने हिंदी के कर लिए हैं। इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसकी केवल ऑप्शन को हम लोग बता देते हैं हम ऑप्शन कौन सा सही होगा। कमेंट आप लोग जो है इसको पढ़िए और जानिए, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप लोग फॉलो करिए और वहाँ से जो है नंबर में देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होता है। आप लोग प्रश्न भी पढ़ते रहें, ठीक, और अपने उत्तर को बनाते रहें। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर में 23 नंबर का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले पे चलते हैं 24 नंबर में 24 नंबर में जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप लोग पढ़िए, ठीक। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो चलिए 26 नंबर पे इसी के साथ देखते हैं। तो 26 नंबर में जो पूछा जा रहा है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर में जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर में जो सही हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 प्रश्न नंबर 29 में जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 के साथ 30वें पे चलते हैं। 30वें में जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट इसी प्रकार संस्कृत को भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। संस्कृत के उत्तरों को केवल बताएंगे, ठीक। आप लोग संस्कृत को पढ़िए और उत्तर भी मिलान करते रहिए अपने आंसर के साथ। तो इसमें 31 नंबर का जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर में जो सही हो जाएगा वो भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 पे चलते हैं। 33 पे जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, 33 के प्रश्न को भी आप लोग पढ़िए। 33 में जो सही होगा प्रश्न दिख रहा है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 34 में इसी के साथ देखते हैं। तो 34 का जो सही हो जाएगा वो आपका ए सही होगा। 35 में जो सही होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा फटाफट। 36 में डी सही हो जाएगा, चतुर्थी। नेक्स्ट है 37 में जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा, मीन का। नेक्स्ट है 38 में डी। 39 में सी, ठीक है, सहयोग।
ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 40 में जो है आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक, वो पाठ्यक्रम सही होगा। नेक्स्ट है विज्ञान के पोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक, डिटेल के साथ। चलिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो है कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पे जो किसी भी पिंड का भार होता है वो आपका 0 हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्यों? जब और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.1 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, दोनों को जोड़ा जाता है तो परिणामी लेंस की क्षमता क्या बन जाएगी, ये बताना है। तो परिणामी लेंस की जो क्षमता हो जाएगी वो 1 डायोप्टर के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं 43 पे। तो रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो लासिका संवहन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जिक्र किया गया है, ये सही हो जाएगा, ठीक। और रुधिर संवहन जो कि कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही जो है समाप्त हो जाती है, ठीक, ये जो कि लिखा गया है ऑप्शन में, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो भारी जल का समस्थानिक जो है वो ये हाइड्रोजन पे 2 और 1 का आयन जो है ये समस्थानिक भारी जल का समस्थानिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। और समस्थानिक की बात करते हैं तो प्रोटियम, ड्यूटोरियम एवं ट्राइटियम जो है ये भी जो है हैवी वाटर या भारी जल के को कहा जाता है, इनको भी भारी जल ही कहा जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है डेसिमल निकालने की विधि को बताया है, तो ठीक, तो आप लोग हमारे इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट को हल करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर केवल हम बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1000 यानी 1 के बाद 4 टाइप 0 जो है ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने ये बताना है। तो इसमें चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो कि स्थूल कोण ऊतक है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिकाएं केंद्र युक्त लंबी या अंडाकार जीवित या रसाधीनयुक्त होती हैं, ठीक। तो इसमें जो है हरित लवक होती है और भित्ति के किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूणत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूमेरिक कुंजी यानी की जो है कौन सी है? तो न्यूमेरिक की जो होती हैं उसको कीबोर्ड में ही होती हैं, कीबोर्ड में हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये कंप्यूटर के ही की होते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो प्रोड्यूसर गैस के जो मुख्य अवयव हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये दोनों जो हैं प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? तो नारियल के रेशे जो मिलते हैं वो आपके वाह फल भित्ति से जो है मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ठीक। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा प्रबल अम्ल है? जो प्रबल अम्ल है उसके विषय में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कमेंट करके बताइए। तो HCN जो हो जाएगा हाइड्रोसायनाइड अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। यह हाइड्रा अम्ल श्रेणी में जो है आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणित के प्रश्न के उत्तर को हम बताते हैं, आप लोग फटाफट जो है इसको करिएगा, हम फटाफट आंसर को बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर में छोटा कर देते हैं जिससे कि क्वेश्चन और आंसर भी दिखने लगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 53 में डी सही हो जाएगा। 54 में जो सही हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है
56 नंबर में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप लोग को अगर पूरा डिटेल इसको सॉल्व करना है तो हमारे प्रैक्टिस सेट को लोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे और वहाँ से लोड कर लीजिए। ठीक, तो 57 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 में भी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 59 में ए सही हो जाएगा। 60 में जो है सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद 61 पे चलते हैं। 61 में सी, 1 मिनट चलिए, इसमें सी हो जाएगा। 62 में, तो 62 में ऑप्शन ए सही होगा। 63 बी, 64 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोग सॉल्व करिए। ठीक, और नहीं सॉल्व करना तो हमारे मैथ के सर के द्वारा ये जो है आप लोग को जो है सॉल्व कराया जा रहा है, वहाँ से जा कर के देख लीजिए। ठीक, और उसके बाद 65 नंबर में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर में चलते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक, 67 पे चलेंगे। 67 में जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 के बाद 68 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 मिनट, 68 डी सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर में जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। और उसके बाद 70 में आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ पर्यावरण व समान अध्ययन को भी देख लेते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है ये बताना है। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है आप लोग कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ए भी दिख रहा है, बी सी डी दिख रहा है। ए बी सी डी के रूप में कोई एक जो सही है कमेंट बॉक्स में सही उत्तर को लिखिए आप लोग। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि एबायोटिक एवं बायोटिक घटक ही पर्यावरण की परिभाषा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है वो आपकी हो जाएगी UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया। ठीक है, बी बना लीजिए इसको। नेक्स्ट पे चलेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। तो जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए रसायन कौन सा है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है। बायोडीजल जो होता है जेट्रोफा नामक पौधे से तैयार किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस के रूप में विश्व में ये मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर जो संबंधित है वो हमारा ये वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो कौन सा जिला है जिसमें चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि चंदौली नामक जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आंचल जो शब्द है ये किस संधि में पाई जाती है। आंचल संधि कहाँ पे पाई जाती है ये बताना है। कोहनी में पाई जाती है, कपाल में पाई जाती है, कलाई में पाई जाती है या घुटने में। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कपाल में ये जो है पाई जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। जुलाई 2007 में, जून 2006 में, मार्च 2005 में या जून 2005 में। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वो 2005 तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो जून का महीना था। ठीक, जून 2005 में जो है इसको पारित किया गया था सूचना के अधिकार को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन को देखते हैं पहले। चलिए चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। तो संविधान सभा जो स्थापित की गई थी
वो जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल से है, तो इसके भी प्रश्नों को कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न में इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है। तो ये जो आधारित होता है ये तत्परता के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और साक्षर का नियम ये किसके द्वारा दिया गया था, कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। पहले ऑप्शन को देखते हैं, चारों ऑप्शन दिखने लगा, आप लोग बताइए कौन सा इसका सही होगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखिए। तो इसमें जो सही हो जाता है वो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना ही इसका तात्पर्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। जो जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है इसमें। तो इसमें जो कहा जाता है वो आपको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल जो है सीखने की पहली अवस्था क्या है, यथार्थता है, कल्पनाशीलता है, या समन्वय है, या अनुकरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसमें जो सीखने या कौशल की जो अवस्था पहली होती है वो अनुकरण होती है। बच्चे जो है छोटे होते हैं वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण का तात्पर्य है कि जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए इसमें यही बताना है। तो कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है उसी को मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए सबसे उपयोगी है। तो प्रोजेक्ट विधि, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि प्रोजेक्ट विधि जो है किसके द्वारा दिया गया था। ठीक, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं, और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कमेंट करके बताइए। बाल्यावस्था होगा, पूर्व बाल्यावस्था होगा, या किशोरावस्था होगा, या इन सभी में सभी के लिए होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ये सभी के लिए हो जाएगा। इसमें बाल्यावस्था भी आ जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था भी आ जाएगी और किशोरावस्था भी आ जाएगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। नहीं को बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा रचनात्मक कार्य का आकलन नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ही ये रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वो क्या कर रही है। तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं चारों। तो चलिए ऑप्शन चारों दिखने लगा है, तो इसमें कौन सा सही होगा देखते हैं। तो इसमें जो सही हो जाता है तो वो कर रही है कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने की सहायता कर रही है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में किस शिक्षा नीति में गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का उल्लेख है। तो इसमें गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का उल्लेख जो दिया गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है किस आयोग ने पड़ोस का विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी। तो पड़ोस का विद्यालय जो खोलने की अनुशंसा की थी वो आयोग था हमारा, ये कोठारी आयोग था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं, बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखने के लिए
सबसे पहला प्रश्न है जिसमें वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सबसे अच्छा यानी सबसे श्रेष्ठ रूप का सार प्रस्तुत जो है वो कौन सा है। ऑप्शन को देखिए और उत्तर को दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यही सही हो जाएगा आपका। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो इसमें जो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है वो आलोचना है कि वो कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी अधिगम असशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। तो इसमें जो अधिगम असशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है ये बताना है। तो कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई जो होती है, यही जो है अधिगम असशक्तता बच्चों की विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू जो होता है यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं उनकी आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि जो होती है 71 से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो जो बालक गर्भ में विकसित होते हैं उनकी दिनों की संख्या 280 हो जाती है, यानी 280 दिन में जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु का भार कितना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पाउंड में दिया गया है भार, तो कितना पाउंड हो जाएगा ये बताना है। ठीक, आप लोग वजन में तो जानते होंगे, पाउंड में भी बता दीजिए, कमेंट करके बताइए। 6 पाउंड होगा, 7 पाउंड होगा, 8 पाउंड होगा या 9 पाउंड होगा। तो इसमें जो नवजात शिशु का भार होता है वो 7 पाउंड के लगभग बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, बहुत अच्छा प्रश्न। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है हमारे वो थॉर्नडाइक सर हैं, जो कि अगर बात करते हैं थॉर्नडाइक ने तो इन्होंने किस पे जो है प्रयोग किया है ये कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। एनसीईटी का पूर्ण रूप जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका पूरा नाम यही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है। तो 41 और 46 अनुच्छेद जो है वो किसके कल्याण के लिए संबंधित है। तो वो जो है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से जो हैं, पिछड़े व्यक्ति जो हैं उन्हीं के कल्याण से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। तो ये जो किया जाता था वो ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल में ये किया जाता था, उपनयन संस्कार। ठीक, चलिए अगले पोर्शन पे चलते हैं। तो अगला पोर्शन हमारा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का है। तो भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये भारत के बारे में बात किया जा रहा है। भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ये बताना है। तो इसमें जो कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी हमारी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति में विशेष कार्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का क्या नाम है। तो क्या नाम है बताइए कमेंट करके। ऑप्शन ए में लिखा है भारत रत्न है, दूसरे में पद्म अवार्ड है, तीसरे में गैलेंट्री अवार्ड है और तीसरे में इनमें से कोई नहीं।
बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसमें ये भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे नहीं बसा है। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे नहीं बसा है उस शहर के बारे में बताना है। तो इलाहाबाद है, लखनऊ है, आगरा है या कानपुर है। तो इसमें कौन सा है, तो ये लखनऊ जो हमारा शहर है ये जीटी रोड के किनारे नहीं बसा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में जो है किसे कौन शामिल है ये बताना है। तो चेतक शामिल है, चीता शामिल है, MI-8S या MI-17S या MI-26 या उपयुक्त में से सभी शामिल हैं। कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा, इसमें चेतक भी शामिल है, चीता भी शामिल है और ये सारे भी शामिल हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्बल क्या है। तो मार्बल जो है हमारा वो क्या है ये बताना है। तो मार्बल एक कायांतरिक शैल का एक उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कायांतरिक शैल सही हो जाएगा। इसी के साथ कन्नौज युद्ध कब हुआ था ये बताना है। तो कन्नौज युद्ध किस सन में हुआ था, कमेंट करके बताइए। 1525 में हुआ था, 1600 में हुआ था, 1540 में हुआ था या 1610 में हुआ था। तो ये कन्नौज का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल कब से कब था। तो बाबर का शासनकाल बताना है, किस सन से किस सन के बीच में थे ये। तो ये 1527 से लेकर के 1530 ईस्वी तक ये बाबर का शासनकाल चला था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्फुटिक जैसा शुद्ध, सिंह जैसा बहादुर और राजनीति क्षेत्र में पूर्ण व्यक्ति, ऐसी व्याख्या महात्मा गांधी ने किसके लिए की थी। तो जो ये कहा है महात्मा गांधी ने किसके लिए कहा है ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो बालकृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे उनके बारे में ये महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, GK गोखले। नेक्स्ट पे चलते हैं और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो वो जो है हमारे विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक। नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं, इसी कारण से वहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक। चलिए, और यहीं पे विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, ठीक। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आम का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश के बारे में बताना है, जो कि सभी लोग को मालूम है, वो अपना भारत है। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। ये सही हो जाएगा, भारत मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है। भारत का जो मिलिट्री एकेडमी स्थित है वो कहाँ पे स्थित है। देहरादून में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है या उधमपुर में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के साथ भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पत्रिका का नाम बताना है। वंडर्स डाइजेस्ट है या कलकत्ता रिव्यू है या कादम्बनी है या इंडिया टुडे है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें कलकत्ता रिव्यू जो है ये सबसे पुरानी पत्रिका है जो कि भारत की है, ठीक। सही हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट, विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है सभी लोग को मालूम है, चाइना है। चाइना जो है दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा भारत आ जाएगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो ये इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक। और इंडोनेशिया के बाद चौथे स्थान पे कोई देश नहीं आएगा। अगर देश की बात करते हैं तो अमेरिका तो आएगा ही आएगा, USA, ठीक। लेकिन अगर बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पूरी दुनिया का चौथा स्थान रखता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे, इसी के साथ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस लिए प्रसिद्ध है।
वो सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध है वो सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए, कुशल नगर संगठन के लिए, कला और वास्तुकला का विकास के लिए। तो इसमें तीनों ये जो है सही है। तो इसी के साथ चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होने की उम्र जो है वो कितनी है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन वो जो रिटायरमेंट होते हैं वो कितने वर्ष पे होते हैं ये बताना है। तो इसमें वो जब 62 वर्ष की उम्र पूरे हो जाएंगे तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक, रिटायर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका 62 वर्ष सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फरवरी 2012 में भारत में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हुआ करते थे। तो 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे थे वो श्री कपिल सिब्बल जी थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि सही है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय जल सेना का न्यूक्लियर ऊर्जित सबमरीन कौन सी है। तो न्यूक्लियर ऊर्जित सबमरीन के बारे में बताना है जो कि भारतीय जल सेना का है। तो INS नीलगिरी है या INS चक्र है या INS सैंडलायक है या INS टूनगिरी है। तो बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी INS चक्र जो है भारतीय जल सेना का न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह कौन सा राज्य है जो नदियों और पश्चजलों की भूमि कहलाता है तथा जिसमें पूर्व अथवा पश्चिम की तरफ 44 नदियां बहती हैं, यानी 44 नदियां बहती हैं। तो राज्य के बारे में बताना है भारत का कौन सा राज्य है वो। तो वो भारत का केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, सभी को मालूम होगा इसका आंसर। तो ये 1757 में जो है हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। पश्चिमी रेलवे विभाग का मुख्यालय जो स्थित है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या किस प्रदेश में है। तो अनुसूचित जातियों की संख्या किस प्रदेश में है ये बताना है, कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में है। तो ये जो हो जाएगा आपका बी अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो संबंधित है वो हमारे क्या कहते हैं ये प्रादेशिक भाषाओं की सूची से संबंधित है। और इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें वर्तमान समय में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक, और जब ये शुरू में इसमें कितनी भाषाएं थी ये बात पूछी जाए तो उसमें 14 भाषाएं थी। ठीक, ये प्रश्नों को आप लोग याद करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। ये शब्द जो है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है या लाल टेनिस या फुटबॉल से। कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो ये शब्द जो है लाल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चाहमान राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो चाहमान राजवंश के संस्थापक जो थे वो आपका इनमें से कोई नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकिपीडिया संस्करण को अपनी मूल लिपि में प्राप्त करने के लिए जो है कौन कौन सी भारत की पहली जनजातीय भाषा बन गई है। तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो आपका कौन सा सही होगा, कमेंट करके बताइए। मैथिली सही होगा, सांथाली सही होगा या बोडो सही होगा या डोगरी सही होगा।
तो इसमें जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी संथाली सही होगा। ठीक, ये पहली भाषा है जो जनजातीय भाषाई बन गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में 2018 में जो पुरुषों का सिंगल रोजर्स कप टूर्नामेंट हुआ था, उसमें उस टूर्नामेंट को जो है किसने जीता था ये बताना है। तो इसमें जिन्होंने ये जीता था उनका नाम है राफेल नडाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार इनमें से कौन सा A1 श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो A1 श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर है, तो इसमें जोधपुर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बालराम जी दास टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया, कहाँ के वर्तमान राज्यपाल थे। तो चलिए बताइए इसका कमेंट करके कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिनका नाम बालराम जी दास टंडन था। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस भारतीय गोल्फ ने 2018 फिजी इंटरनेशनल गोल्फ खिताब जीता है। तो 30 नंबर में जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि गगनजीत भुल्लर ने इस खिताब को जीत लिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रीजनिंग के प्रश्न हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को उत्तर को जो है बताते हैं। ठीक, आप लोग इसको हल करिएगा। तो 131 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आसमान। 32 पे चलते हैं। तो 32 में भी डी सही हो जाएगा, आयुर्वेदिक। नेक्स्ट है 33 में जो है जो सही हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा। 34 है, 34 नंबर में सही जो हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद 35 है, 35 में भी देखते हैं डी सही हो जाएगा। 36 कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। 36 नंबर में कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है। तो जो कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रह होता है उसको डाटाबेस या डेटाबेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ है। तो ये जो हुआ है वो हमारी पहली पीढ़ी से हुआ है, दूसरी पीढ़ी से हुआ है, तीसरी पीढ़ी से हुआ है या चौथी पीढ़ी से हुआ है। कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो प्रारंभ हुआ है तो वो तीसरी पीढ़ी से इसका प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसका नाम जो रखा गया था वो क्या है ये बताना है। तो इसमें उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए में जो कि दिया गया। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है IMCR में सी का तात्पर्य क्या है। तो इसमें जो सी लिखा गया है इसका तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग जो है करेक्टर से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, करेक्टर। ठीक, नेक्स्ट है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण जो किए हैं वो चार्ल्स बेबेज साहब के द्वारा किया गया है और इन्हीं को ही कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्तियों के प्रश्नों को हम 10 प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। बहुत अच्छा, कर सकता है। कैसे कर सकता है तो ये देखना है। तो वो आदर्श रूप से बर्ताव करके उसके अंदर जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के रूप के विकास का क्या अर्थ है। तो इसके विकास का जो अर्थ है वो कि अंगीकृत होना ही जो इसके विकास का अर्थ
अर्थ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्यावसायिक आचरण एवं नीति को प्रेरित करने वाला कारक कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसमें अनुशासन होगा या धीरता होगा या ईमानदारी होगा या ये सारे होंगे। कमेंट करके बताइए कौन सा सही है इसका। तो इसमें ये सभी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताना है। तो इसमें अनुच्छेद 17 जो है इसी में लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन किया जाना चाहिए। ठीक, तो कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें समाजवाद नहीं है, पंथ निरपेक्ष नहीं है, यह प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है या लोक कल्याण नहीं है। तो बताइए कौन सा शब्द चारों में नहीं है। तो इसमें जो शब्द का जिक्र नहीं किया गया है वो लोक कल्याण शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। बाकी क्या कहते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, प्रभुसत्ता संपन्न, तीनों शब्दों का जो है जिक्र किया गया है उद्देशिका में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न बड़ा है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ते हैं। एक दंड एक बुरी वस्तु है, उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, परंतु जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर के सड़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी भांति मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड भी आवश्यक है। अतः जिस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई है, उसी भांति दंड भी एक आवश्यक बुराई है जिसको हमें अपनाना पड़ता है। तो इस कथन को किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। तो ये कथन जो कहा गया है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखे गए हैं। ये पी रेन के द्वारा जो है इसको कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न में भी पहले प्रश्न को पढ़ते हैं क्योंकि ये प्रश्न बड़ा है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, पढ़िए। दूसरा, तीसरा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो साधन संपन्न होने का तात्पर्य है कि उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, यही इसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इस प्रैक्टिस सेट का ये प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। नहीं, ये 48 नंबर प्रश्न नंबर 48 में ये जो सही होगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ठीक, इसी से जो है वो क्या होगा, उनका क्या कहते हैं साधन जो है संपन्न होना, इसी का अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, तो यह किसकी परिभाषा है। तो ये किसकी परिभाषा है ये बताना है। तो 149 में ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जो कि रुथ स्ट्रैंग के द्वारा इसको बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। और इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न, इस प्रश्न का प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये बताना है। तो इसमें कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यही इसकी भूमिका होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट का ये अंतिमवां प्रश्न कर चुके हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।